कि आप लोगों की मुसलसल रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें स्पेशली थॉमस फ्यूगल से जो मैंने चैप्टर्स की वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें चैप्टर 9 जो है वो आप लोगों की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्टेड था। तो आज की ये वीडियो उसी चैप्टर के ऊपर है। चैप्टर बेसिकली बेस करता है नॉन टैरिफ बैरियर्स टू इम्पोर्ट्स, जैसे कि चैप्टर 8 में हमने टैरिफ के हवाले से डिस्कस किया था कि टैरिफ किसे कहते हैं, टैरिफ क्यों लगाया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने टैरिफ की देखी थी। और फिर अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो जिसमें मैंने कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेशन बताई थी टैरिफ की। और फिर हमने डेड वेट लॉस देखा था कि भाई टैरिफ से क्या डेड वेट लॉस जो है वो क्रिएट हो रहा है, एक ऐसा लॉस जो कि जिसका बेनिफिट बेसिकली किसी को भी नहीं मिल रहा। यानी हम कह रहे होते हैं कि भाई अगर टैरिफ से कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ रही है, कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो उसका कुछ फ़ायदा तो आपके लोकल प्रोड्यूसर को हो रहा होता है, क्योंकि जब इम्पोर्ट एक्सपेंसिव होगी तो ज़ाहिर है वो लोकल प्रोड्यूसर्स से जो है वो परचेज़ करना स्टार्ट करेगा कंज्यूमर। पर कुछ ऐसी कॉस्ट होती है टैरिफ से जो कि किसी को भी नहीं मिल पाती, जो कि पूरी इकोनॉमी की में जो है वो किसी की भी वेलबींग को चेंज नहीं कर रही होती, तो उसको हम डेड वेट लॉस कह रहे होते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर है कि भाई बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, बेसिक मेजर पर्पस जो है वो ये है कि हम वेरियस काइंड्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स टू इम्पोर्ट्स देखें और उनका इफेक्ट देखें इकोनॉमी पर। और वी ऑल्सो लुक एट हाउ लार्ज आर डेड वेट लॉसेस फ्रॉम प्रोटेक्शन, के वो जो हम प्रोटेक्शनिस्ट मेजर यूज़ कर रहे होते हैं इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे कितना डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा है, कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर है, किस में बहुत इनएफिशिएंसीज हैं, डेड वेट लॉसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो है वो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें तो देखें भाई कि अब सिंपल तरीके से बात को समझते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर्स टू इम्पोर्ट्स हम एक ऐसी पॉलिसी को कहते हैं जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है टू रिड्यूस इम्पोर्ट। यानी टैरिफ लगाने के अलावा, टैक्स के अलावा, टैरिफ क्या है, बेसिकली टैक्स है जो आप लगा रहे हो तो इम्पोर्टेड गुड्स पे, टैक्स के अलावा कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी इंपोर्ट को रिड्यूस करे उसको हम नॉन टैरिफ बैरियर्स कह रहे होते हैं, ठीक है ना। और अब इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं इंक्लूडिंग इंपोर्ट कोटास, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वांटिटी ही रिस्ट्रिक्ट कर देती है गवर्नमेंट के भाई आप इतनी से इंपोर्ट से ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट होगी ही नहीं। यानी अगर आप कह दो कि भाई हमारी कंट्री में 50,000 गाड़ियों से ज़्यादा इंपोर्ट जो है ना उसकी इजाज़त नहीं है, तो आपने क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको हम कहते हैं कोटा, ठीक है ना, इंपोर्ट कोटा। इसी तरीके से हमारे पर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स का मतलब ये कि किसी पर्टिकुलर कंट्री से आपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं कि भाई आपको फला फला स्टैंडर्ड मीट करने हैं, जो है वो आपके प्रोडक्ट में फला फला स्टैंडर्ड होने चाहिए, अगर होंगे तभी हम आपसे इम्पोर्ट करेंगे। अगर नहीं आपके हम पाकिस्तानी स्टैंडर्ड को आपकी प्रोडक्ट मीट नहीं करेगी तो हम आपसे इम्पोर्ट जो है वो नहीं करेंगे। ये आगे हम इसकी एग्जांपल के साथ इस पे बात करेंगे। इसी तरीके से बाय एट होम रूल्स फॉर गवर्नमेंट परचेजेस और फॉर अदरवाइज, अभी आप इसको कह सकते हो कि बाय एट होम रूल्स में तो आप सिंपल अगर बात करो तो सम टाइम गवर्नमेंट क्या कर देती है कि जैसे अभी रिसेंटली भी बहुत सारी लग्जरी आइटम्स वगैरह पे बैन लगाया था गवर्नमेंट ने कि नहीं भाई ये आइटम क्योंकि पाकिस्तान में अपने भी पाकिस्तान के अपने भी हैं, तो बजाय इसके कि आप बाहर से उसको इंपोर्ट करो, आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, आप लोकल प्रोड्यूसर से परचेज करें। तो इसको बाय एट होम रूल्स कहते हैं कि भाई बैन लगा दिया है। और बाय एट होम रूल्स को गवर्नमेंट परचेजेस से सिंपल मतलब ये है कि जाहिर है गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इम्पोर्ट कर रही होती है, तो बजाय ये कि वो इम्पोर्ट करे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से जो है वो चीज़ें परचेज करे। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेप टू हैरेस इम्पोर्टर्स ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स। रेड टेप, एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेप से मतलब हमारा ये होता है कि वो प्रोसीजर्स आपके जो कि आप सिंपल तरीके से इसको समझ लो, जो कि इम्पोर्ट को जो कि बाहर से जो एक्सपोर्टर आपकी
इकोनॉमी में प्रोडक्ट बेच रहा है उसके लिए आप प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दो, इतना मुश्किल बना दो, उसमें इतने डिलेज आप लेकर आ जाओ कि उसके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है ना, अपनी प्रोडक्ट बेचना, ठीक है ना, मुश्किल कर दो आप उसके लिए कि भाई आपको फला फला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी इंपोर्ट की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दें, हम अपनी मार्केट में इंपोर्ट को एक्सपेंसिव कर दें ताकि कस्टमर लोकल चीज़ों पे खरीदने पे आए, इंपोर्टेड चीज़ें कम से कम खरीदे, और हम एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन क्रिएट कर दें कि भाई अंडर विच इंपोर्ट्स विल बी परमिटेड, कि भाई अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो आपको ये प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक अनसर्टेनिटी है कि भाई आपको नहीं पता कि भाई अभी मुझे अपनी प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो पता नहीं मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट कर देना, मुश्किल कर देना इम्पोर्ट को, ठीक है ना। तो जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा हमारा मकसद यही होता है। नाउ मेजर टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा बेस्ट नोन नॉन टैरिफ बैरियर में जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो इम्पोर्ट कोटा है, और बेसिकली ये वीडियो सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पर बेस करती है क्योंकि इसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसको हम फिर कंपेयर करेंगे थोड़ा सा टैरिफ से कि टैरिफ और इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कोटा का मतलब क्या है कि क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है ना। अब किस तरीके से क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? यूजुअली ये लाइसेंस सिस्टम से भी किया जाता है कि भाई बस कुछ इम्पोर्टर्स हैं जिनके पास इंपोर्ट का लाइसेंस है, सिर्फ वही इंपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज कोई और इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो आपने बस क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, कि भाई इतनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया कि जनरली किस तरीके से किया जाता है कि भाई आप लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंस इशू करते हैं, जिनके पास वो वो लाइसेंस लेने में कामयाब हो जाते हैं सिर्फ वही इंपोर्ट कर पाते हैं, और वही एक लिमिटेड क्वांटिटी उनको बता दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिसके पास लाइसेंस नहीं होता वो चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। There are several reasons why protectionists and government officials may favor using a quota instead of tariff. कहने के भाई कुछ काफ़ी सारे रीजंस हैं कि जो प्रोटेक्शनिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, प्रोटेक्शनिस्ट बेसिकली जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर यूज कर रहे होते हैं, जिसका सिंपल मतलब ये है कि आप अपनी प्रोड्यूसर्स को, अपनी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो पॉलिसी आप लगा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कोटा को जो है ना वो ज़्यादा फेवर कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ अ टैरिफ, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस अ कोटा इंश्योर्स दैट द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए भाई कि टैरिफ में क्या होता है कि टैरिफ में आप टैक्स लगा देते हो, टैक्स की वजह से क्या होता है कि इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है, ठीक है ना। एक चीज बाहर से आ रही थी जो आपको पड़ रही थी पहले 10,000 की, गवर्नमेंट ने उस पर टैरिफ लगा दिया जिसकी वजह से अब वो आपको 20,000 की पड़ रही है, तो बेसिकली हुआ क्या कि वो चीज महंगी हो गई। लेकिन जब आप टैरिफ लगाते हो तो उसमें सर्टेनिटी नहीं होती कि आया कि उसकी वजह से डिमांड इंपोर्ट की कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर ने किसी वजह से उस चीज़ की डिमांड बढ़ा दी तो होगा क्या कि हाई प्राइस पर भी वो जो है वो कस्टमर वो चीज़ खरीद रहा होगा। तो इंपोर्ट की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट हो या ना हो टैरिफ से बहुत ज़्यादा, ये हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। पर कोटा में क्या होता है, कोटा में तो आपने क्वांटिटी को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, आपने बोला कि भाई इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, तो आपने स्ट्रिक्टली क्वांटिटी को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसमें जाहिर है कि आप सर्टेन हो कि भाई इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपकी इकोनॉमी में आएगी ही नहीं, ठीक है ना। सेकेंड चीज वो क्या कह रहे हैं कि a quota gives government officials greater power. These officials often have administrative authority over who gets import license under a quota system and they can use this power to their advantage. अब इसमें क्या होता है कि कोटा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वर्क कर रहा होता है कि भाई अब बहुत सारे इम्पोर्टर्स हैं, लेकिन भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जिसके पास लाइसेंस होगा सिर्फ वही इम्पोर्ट कर पाएंगे ये चीज़, अदरवाइज बाकी नहीं कर पाएंगे।
तो अब लाइसेंस गवर्नमेंट किसको देती है, ये उस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास एक पावर हो गई ना कि भाई वो किसको लाइसेंस देती है, किसको ये अथॉरिटी देती है कि भाई वो इम्पोर्ट कर सकता है। अब जाहिर है कि इस पावर को वो अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब एक इम्पोर्टर है जिसको भाई मशीन्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी है, और फिर वो जाहिर एक फ़ायदा है ना कि आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो और फिर यहाँ पे आप हाई प्राइस पे वो चीज़ बेच रहे हो, तो हर कोई तो इंपोर्ट नहीं कर सकता जो चाहे। तो सिर्फ आपके पास अगर आपको ये लाइसेंस मिल जाता है कि भाई आप बाहर से लेकर यहाँ पे ज़्यादा प्राइस पे बेच दो तो आपका बड़ा प्रॉफिट है, तो प्रोड्यूसर्स इस प्रॉफिट को जो है वो अटेन करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रिश्वत वगैरह के थ्रू वो चाहते हैं कि भाई उनको वो लाइसेंस मिल जाए। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इसमें फ़ायदा है कि उनको ये सारी जो है वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं कि भाई हर प्रोड्यूसर चाह रहा है कि भाई उसको लाइसेंस मिल जाए ताकि उसको इम्पोर्ट करने की परमिशन मिल जाए। तो इसमें ये सारी इनएफिशिएंसीज भी आ जाती हैं, ठीक है ना। अब फाइनली जरा हम आते हैं इसके ग्राफ पे, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा, और ये फ्यूगल की बुक में आपको ये ग्राफ मिल जाएगा फिगर 9.2। और इन्होंने बेसिकली इसको कंपेयर भी किया है टैरिफ के साथ कि भाई टैरिफ का भी अगर आप ग्राफ देखें तो वो भी सम हाउ सिमिलर था, कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं है टैरिफ से इम्पोर्ट कोटा की। और यहाँ पे इन्होंने स्मॉल इम्पोर्टिंग कंट्री को डिस्कस करा है। तो ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ कि स्मॉल इम्पोर्टिंग कंट्री से मतलब हमारा ये होता है कि इतना छोटा कंट्री है जिसकी इम्पोर्ट बढ़ाने से या कम करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इंटरनेशनल प्राइस पर। यानी फॉर एग्जांपल यूएस है, बहुत लार्ज कंट्री है, अगर वो किसी से कोई चीज़ खरीद रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर वो अपनी इम्पोर्ट कम करेगा तो क्योंकि उसकी इम्पोर्ट करने की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होगी कि अगर वो अपनी इम्पोर्ट कम करता है तो जिस कंट्री से वो खरीद रहा था उस कंट्री की अपनी इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब वो पहले यूएस को एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच रहा था, अब यूएस ने पहले से कम खरीदना शुरू कर दिया, तो जाहिर है कि फिर क्या होगा कि अब एक प्रेशर आ गया ना। अब यूएस इम्पोर्ट कुछ कंट्रीज से यूएस ने पहले के मुकाबले में कम करना स्टार्ट कर दिया, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन क्रिएट होगा कि भाई हमसे खरीदे, यूएस जितनी भी इम्पोर्ट कर रहा है वो हमसे खरीदे। और इस कंपटीशन की वजह से फिर एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या करती हैं कि अपनी प्राइसेस गिरा देती हैं ताकि जो है वो कंट्री जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो उनसे ज़्यादा इम्पोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, ठीक है, सॉरी इम्पोर्ट करे। तो जो लार्ज इम्पोर्टिंग कंट्री होते हैं उनका इफेक्ट इंटरनेशनल प्राइस पे पड़ता है, अगर वो अपनी इम्पोर्ट कम कर रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट आ रहा होता है। लेकिन स्मॉल इम्पोर्टिंग कंट्रीज से हमारा मतलब ये होता है कि इतना स्मॉल कंट्री है, उसकी इम्पोर्ट की क्वांटिटी डिमांड चेंज करने से कोई इंटरनेशनल प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा, ठीक है ना। तो हमने उस कंट्री की एग्जांपल यहाँ पे ली है। अच्छा, अब इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि मैं उसी ग्राफ से समझाने से बेहतर है कि मैं एक सेपरेट ग्राफ बना दूँ कोटा का, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना और इजी हो जाएगा। देखिए भाई, इस अभी तक थ्रू आउट जो भी मैंने प्लॉट करा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने टैरिफ में देखा था। ये आपकी डोमेस्टिक सप्लाई कर्व आ गया, ठीक है, बाइक की मार्केट की हम ले रहे हैं बात, और ये डोमेस्टिक डिमांड आपकी आ गई। और हमें पता है कि भाई इंटरसेक्शन पे प्राइस क्यों नहीं डिसाइड हो रही है, क्योंकि बेसिकली आपकी जो इकोनॉमी है उसमें बाहर से इंपोर्ट भी हो रही है, और बाहर से यही चीज़ जो इंपोर्ट हो रही है वो वर्ल्ड प्राइस है 300, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड प्राइस इतनी है तो इससे ज़्यादा प्राइस पर अगर प्रोड्यूसर बेचेगा तो उससे कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है ना। इसी वजह से जाहिर है कि जो भी वर्ल्ड प्राइस है उसी पे ही डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी बेच रहा है ताकि कंपटीशन रहे। अब इस प्राइस पर, इतनी लो प्राइस पर ऑब्वियसली कंज्यूमर तो ज़्यादा खरीदना चाहेगा, तो 1.6 मिलियन जो है वो इसकी डिमांड है इस प्राइस पर। जबकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इतनी लो प्राइस पर उसकी कॉस्ट इतनी कवर नहीं हो पा रही है, तो उसकी सप्लाई जो है वो कम है, 0.6 मिलियन की खाली जो है वो सप्लाई कर पा रहा है। अब ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, जो एक्सेस डिमांड है 1 मिलियन की जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मीट नहीं कर पा रहा, ये इंपोर्ट के थ्रू कवर हो रही है।
और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है कि भाई 1.6 मिलियन की डिमांड है जबकि प्रोड्यूसर सिर्फ 0.6 मिलियन की डिमांड को मीट कर रहा है, तो जो बाकी डिमांड है जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मीट नहीं कर पा रहे, उनको फिर कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इम्पोर्ट के थ्रू वो जो है वो मीट हो रही है। तो 1 मिलियन की आप देख रहे हो कि इम्पोर्ट हो रही है बिफोर कोटा, ठीक है ना। अब क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो इम्पोर्ट हो रही है, और इससे जो है वो फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। वो इतनी ज़्यादा उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, इतनी कम प्राइस पर वो इतनी सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से ज़्यादा इम्पोर्ट करने से हमारी ट्रेड अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है व्हाट्सोएवर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि भाई आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं कर सकते जो आप 1 मिलियन कर रहे थे। अब आप सिर्फ 0.6 मिलियन जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोटा फिक्स कर दिया। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली ग्राफ के रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ क्योंकि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसी के अंदर जो ग्राफ है उसको, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, अब आप इतनी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, अब आप बस 0.6 मिलियन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब आप इसका ग्राफ देखो, ग्राफ में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जस्ट कि क्या है कि भाई अब ये जो डोमेस्टिक सप्लाई है इस पे हर पॉइंट पे जो भी वैल्यूज है उसमें आप लोग 0.6 ऐड कर देना है। 0.6 पहले जो 0.6 है वो तो आपको इस प्राइस पे बता रहा है कि भाई इस प्राइस पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इतनी सप्लाई कर रहा था। अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो डोमेस्टिक सप्लाई है, अब इसी प्राइस पे अगर मैंने सप्लाई कर बनाना है तो वो मैं ऐसे बनाऊंगी कि इसमें 0.6 ऐड करूंगी, कि 0.6 इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कर रहे हैं, इतनी ही आप इंपोर्ट और कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 0.6 प्लस 0.6 समथिंग 1.2 आएगा। अब मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो इसी तरीके से हर हर पॉइंट पर आप ये सेम गैप से जो है वो 0.6 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी बात का मतलब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। एसडी क्या है, आपकी डोमेस्टिक सप्लाई। अब हर प्राइस पर जब आप सप्लाई कर्व बनाते हो तो हर प्राइस पर आपको एक क्वांटिटी मिल रही है, तो भाई इस प्राइस पर प्रोड्यूसर इतनी सप्लाई करेगा, इस प्राइस पर प्रोड्यूसर इतनी सप्लाई करेगा, इस प्राइस पर प्रोड्यूसर इतनी सप्लाई करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जितनी ज़्यादा प्राइस मिलेगी सप्लाई उतनी ज़्यादा करेगा प्रोड्यूसर। हम कह रहे हैं कि ठीक है ये तो डोमेस्टिक सप्लाई है ना, अब इस प्राइस पर अगर आप इतनी डोमेस्टिक सप्लाई है, अब आप इस पर ऊपर से सिर्फ इतनी इंपोर्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से इस पर ऊपर से आप बस इतनी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हर पॉइंट पर आपने 0.6 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बेसिकली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये एक न्यू कर्व आपके पास बनकर आ जाएगा जो कि सिर्फ डोमेस्टिक सप्लाई नहीं शो कर रहा होगा, डोमेस्टिक सप्लाई प्लस कोटा शो कर रहा होगा। तो हम बिल्कुल यही करेंगे कि हम एक न्यू सप्लाई कर्व, आपको बुक में के ग्राफ में दिख रहा होगा कि एक न्यू सप्लाई कर्व आपके पास बनकर आ रहा होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, जिसमें उसने लिखा हुआ होगा कि डोमेस्टिक सप्लाई प्लस कोटा, ठीक है ना। तो अब उसने बोल दिया भाई गवर्नमेंट ने कि नहीं भाई ये पहले 1 मिलियन की इंपोर्ट हो रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, आपने सिर्फ 0.6 मिलियन इंपोर्ट करनी है। अब आप देखो कि ये वाला जो सप्लाई कर्व है कोटा के साथ वाला, जब आपकी अगर आप यहाँ पे देखें 300 प्राइस पर, ठीक है ना, गौर से देखिएगा 300 प्राइस पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करना चाह रहे हैं, 0.6। गवर्नमेंट ने देखा कि भाई डिमांड कितनी है, 1.6। कितनी एक्सेस डिमांड है, 1 मिलियन की एक्सेस डिमांड है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई इतनी इंपोर्ट नहीं करनी, आप जस्ट 0.6 और इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक्सेस डिमांड दिख रही है आपको, आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप आपको क्या बता रहा है कि भाई डोमेस्टिक सप्लाई प्लस कोटा इन दोनों को मिलाकर आपकी जो डिमांड मीट हो पा रही है वो सिर्फ 1.2 मिलियन की डिमांड मीट हो पा रही है, जबकि डिमांड एक्चुअल में कितनी है, 1.6 की है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, ठीक है, एक्सेस डिमांड है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, जो कि मीट नहीं हो पा रही है। तो जब एक्सेस डिमांड होती है, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि उसकी प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, सही। तो
तो यहाँ पे बिल्कुल जो इक्विलिब्रियम आएगा, वो कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली कोटा की वजह से होगा क्या, क्योंकि शॉर्टेज हो गई। आप पहले 1 मिलियन इंपोर्ट कर रहे थे, अब सिर्फ 0.6 कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी आएगी वो तो 1.2 आएगी, क्योंकि जब आप 0.6 ऐड करोगे तो यहाँ पे 0.6 प्लस 0.6 1.2 आ जाएगा। जो कि ये पॉइंट आपकी बुक में इतना क्लियर शो नहीं किया गया, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो कोटा जब क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि प्राइसेस जो है वो लाजमी आपकी बढ़ेंगी, और अब जो आपकी मार्केट क्लियर होगी, जो इक्विलिब्रियम पे आएगी, वो कहाँ आएगी, जहाँ ये सप्लाई, न्यू सप्लाई कर्व आपका डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपकी जो भी न्यू प्राइस होगी वो जाहिर है इससे ज़्यादा होगी। तो बेसिकली कोटा ने किया क्या, कोटा ने प्राइस को बढ़ा दिया है। इंपोर्टिंग कंट्री में प्राइस को क्या कर दिया है, कोटा ने बढ़ा दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टैरिफ ने टैक्स के थ्रू प्राइस बढ़ा दिया था, यहाँ पे क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि शॉर्टेज क्रिएट हुई, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे आ गई डोमेस्टिक प्राइस विद कोटा। तो अब ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हो गया टैरिफ से, तो जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि टैरिफ और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये कि टैरिफ जस्ट प्राइस बढ़ा रहा होता है। तो जब से प्राइस बढ़ रही होती है तो आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि प्राइस बढ़ने के बावजूद कंज्यूमर डिमांड कम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने क्वांटिटी को ही रिस्ट्रिक्ट कर दी है, तो आपको पता है कि भाई इससे ज़्यादा क्वांटिटी अब इम्पोर्ट नहीं हो सकती। अच्छा, बाकी का इफेक्ट आपको सेम दिखेगा। जाहिर है कि जब प्राइस बढ़ी, पहले लोकल प्रोड्यूसर को मजबूरन 300 पे बेचना पड़ रहा था, अब प्राइस बढ़ के 330 हो गई कोटा की वजह से, तो जाहिर है हायर प्राइस पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पहले से ज्यादा बेच सकते हैं ना, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। तो आपको इस डोमेस्टिक प्रीवियस डोमेस्टिक सप्लाई कर पे दिख रहा है आपको कि आपको हायर प्राइस पर आप इस सप्लाई कर्व पे मूवमेंट कर रहे हैं, और जो न्यू डोमेस्टिक सप्लाई आपको दिख रही है वो 0.6 नहीं है बल्कि 0.8 है। तो वही सेम इफेक्ट जो हमने टैरिफ में दिखाया था कि प्राइस बढ़ने से अब डोमेस्टिक सप्लाई भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब आपने कहा कि भाई ये तो ठीक है, 330 पे 0.8 मिलियन जो सप्लाई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कर रहे हैं, इसके ऊपर आप इम्पोर्ट कितनी कर सकते हैं। तो हमने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 0.6 मिलियन कोटा है, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो 0.8 प्लस 0.6 1.4 पे आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट्स। तो मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आप लोगों को यहाँ पे रेज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए और आपको बुक जैसा ग्राफ ही दिखे। तो आप ये देखिए कि बुक में ऐसा ही ग्राफ बना हुआ है। तो हुआ क्या है कि भाई हायर प्राइस पे लोकल प्रोड्यूसर ने अपनी सप्लाई बढ़ाई, हाई प्राइस पे उन्होंने इनकरेज हुए, उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ाई, जबकि डोमेस्टिक जो कंज्यूमर थे उन्होंने अपनी डिमांड को थोड़ा सा कम किया। और आपको दिख रहा है कि भाई पहले जो 1 मिलियन की इम्पोर्ट थी, अब वो कम होके सिर्फ और सिर्फ कितनी मिलियन की इम्पोर्ट हो गई है, 0.6 मिलियन की इम्पोर्ट हो गई है। ठीक है ना, तो ये इम्पैक्ट आया है कोटा का। अब हम बुक के ग्राफ पे आ जाते हैं एक्चुअल। तो आप देखिए एज इट इज वही ग्राफ बना हुआ है, और इसमें जो एरिया जो इन्होंने यहाँ पे शेडेड एरियाज जो इन्होंने रखे हैं, इनमें से एक सी एरिया है और ए बी सी डी, ये 4 एरियाज ये दिखा रहे हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन समहाउ बिल्कुल वैसी है। अभी इस पर भी हम बात करते हैं कि ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस वगैरह को शो कर रहे हैं। इन पे अब अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जो इसी के साथ ग्राफ बना हुआ है वो कुछ नहीं शो कर रहा है, जस्ट उसमें आपको यहाँ पे डोमेस्टिक जो है वो आपकी डिमांड में से अगर आप डोमेस्टिक सप्लाई माइनस कर दें तो आपके पास वो क्वांटिटी डिमांड आ जाएगी जो इम्पोर्ट की डिमांड है आपकी इकोनॉमी में। ठीक है ना, तो पहले 300 पर आपकी डिमांड कितनी थी, 1 मिलियन की डिमांड थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, उसने कोटा जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पे कोटा की, भाई रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इससे ज्यादा क्वांटिटी आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और जब आपने 1 मिलियन की जो पहले डिमांड थी उसको अब आप 0.6 पे लेकर आए हो, तो जाहिर है एक्सेस डिमांड होने की वजह से प्राइसेस 300 से बढ़ के 330 हो गई हैं। ठीक है ना, तो आई होप इस ग्राफ में कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। ग्राफ समहाउ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टैरिफ में बनाया था, जस्ट आपको यहाँ पे एक न्यू सप्लाई कर्व कोटा के साथ दिख रहा है जो कि टैरिफ के अंदर नहीं था। अब जरा इन पे बात करते हैं कि ये जो एरियाज हैं ए बी सी डी, और इसके हवाले से कि क्या टैरिफ और कोटा में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या ज़्यादा कंट्री के रिस्पेक्ट से बेहतर है लगाना, इस
इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। अच्छा जी, तो बेसिकली हुआ क्या है कि जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ में देखा कि अब कोटा की वजह से भी सेम इफेक्ट वही आया जैसे टैरिफ में आया था कि प्राइस बढ़ने की वजह से अब वो एरिया जो पहले कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था अब वो नहीं रहा। और कंज्यूमर सरप्लस का जो लूज हुआ है वो ABCD का एरिया जो है वो पहले कंज्यूमर सरप्लस में था 300 के अंदर। कंज्यूमर सरप्लस, अब ये मैं रिपीट नहीं कर रही, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैंने टैरिफ की वीडियो में ऑलरेडी ये बातें एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो पहले ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था, पर अब क्योंकि सिर्फ इतनी डिमांड, इस प्राइस पर सिर्फ इतनी डिमांड है, तो ये जो पूरा एरिया था ABCD, ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस से निकल गया है। अब ये गया कहाँ, ये किसी के पास, किसी को गेन हुआ, ये जो कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हुआ है ये किसी और का गेन बना या नहीं। तो हमने कहा कि भाई जो एरिया ए है वो तो प्रोड्यूसर्स के पास आ गया, क्योंकि हायर प्राइस की वजह से उनको, अब वो हायर प्राइस पे वो अपनी प्रोडक्ट बेचना है, तो उनको जो है वो फायदा हुआ है। एरिया बी और डी जो है वो बेसिकली डेडवेट लॉस है, और ये वही डेडवेट लॉस है जो टैरिफ में भी हमारे पास आया था। अब एक एक्सेप्शन बचती है एरिया सी की। ये एरिया सी किसके पास गया? टैरिफ के केस में तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू बना था, क्योंकि हायर प्राइस की वजह से गवर्नमेंट के पास ये रेवेन्यू आया था। लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू टैरिफ रेवेन्यू हो गया था। लेकिन क्या ये एरिया सी अब किसके पास आ रहा है? तो आप सबसे पहले ये देखो कि जो इम्पोर्टर है, अगर किसी तरीके की उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती, तो उस ये पूरा का पूरा एरिया सी उसके पास जाएगा। इन दैट सिनेरियो कि भाई वो बाहर से एक चीज़ $300 की खरीद रहा है और यहाँ वो उसको $330 की बेच रहा है, तो $30 हर यूनिट पे वो जो है ना उसको फायदा हो रहा है। लेकिन हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि हु गेट्स दिस रेक्टेंगल ऑफ प्राइस मार्कअप। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट लाइसेंसेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जो कोटा लाइसेंस है कि भाई कौन इंपोर्ट कर सकता है, उसका जो लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। If the government allocate the license for free to importers using a rule or process that involves almost no resource cost, कि अगर उसने कोई जो है वो कॉस्ट नहीं रखी हुई, रिसोर्स कॉस्ट को यूज नहीं कर रहा वो, तो इसमें जस्ट ये होता है कि भाई बस जिस जिस जो लकी रहा, जिसको लाइसेंस मिल गया, बस वो इंपोर्ट कर पाएगा। गवर्नमेंट ने कोई बकायदा उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना, कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिल सकता। जस्ट ये कि जो लकी इनफ है उसको अगर लाइसेंस मिल गया, या इसका कुछ रूल ये भी होता है कि भाई जो पहले ही उस चीज़ को इम्पोर्ट करा था उसी को ही आपने लाइसेंस दे दिया। तो इसमें कोई रिसोर्स कॉस्ट नहीं लग रही है, और इसमें सारा का सारा फायदा जो है वो उस इम्पोर्टर को मिल जाएगा जो इतना लकी था कि उसने उसको लाइसेंस मिल गया, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी कॉस्ट नहीं यूज हो रही है। ये आप मजीद डिटेल में फिक्स फेवरेटिज्म की हेडिंग के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन द गवर्नमेंट ऑप्शन ऑफ द लाइसेंसेस टू द हाईएस्ट बिडर्स। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑप्शन करती है और कहती है कि भाई जिसको लाइसेंस लेना है वो जितनी हाई प्राइस पे करेगा उसको जो है वो हम ये लाइसेंस दे देंगे। अब आप इस बात को समझिएगा कि इम्पोर्टर का फायदा कितना है। उसको $30 सॉरी हर यूनिट पे उसको फायदा होगा, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस क्या है 300 और 330 में वो यहाँ पे बेचेगा, तो उसको $30 का फायदा हो रहा है। तो उसको अब वो जितनी क्लोज बिड लगाएगा, ठीक है ना, यानी 0.6 मिलियन की इंपोर्ट वो कर सकता है, और एक क्वांटिटी पर उसको जो है उतना फायदा हो रहा है। तो अब वो जितनी क्लोज बिड लगाएगा, ठीक है ना, दैट मार्जिन, जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उसकी क्लोज बिड वो लगाएगा कि भाई इतना जो है वो गवर्नमेंट को मैं देता हूँ, तो उसको वो लाइसेंस मिल जाएगा। तो अब इसमें एरिया सी का फायदा जो है वो किसको मिल रहा है, बात समझिएगा ना। पहले जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसमें हम क्या कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोसेस वगैरह, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई फ्रीली हम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो जब गवर्नमेंट फ्रीली लाइसेंस, कोई उसने कोई ऑप्शन वगैरह नहीं क्रिएट करा, फ्री लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, तो जिसको लाइसेंस मिलेगा बस वो इंपोर्ट कर रहा होगा, और उसका सारा का सारा जो भी फायदा, जो भी डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट जो भी होगा, सारा का सारा उस इम्पोर्टर को मिल रहा होगा। लेकिन दूसरे में गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई ऐसे नहीं लाइसेंस दूंगी मैं, जो सबसे हाईएस्ट बिड लगाएगा मैं उसको जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करूंगी। तो हाईएस्ट बिड का मतलब ये कि आप प्रॉफिट का एक पार्ट आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, तो इस इन दैट सिनेरियो एरिया सी जो है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है ना। बस उसका कुछ प्रॉफिट का पार्ट इंपोर्टर को मिल रहा होगा, बाकी
बिट के थ्रू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट अपने पास ही ले लेगी, और इसका इम्पैक्ट बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसे टैरिफ के केस में हमारे पास आया था कि गवर्नमेंट टैक्स लगा के रेवेन्यू जनरेट करी थी, एरिया सी उसके पास जा रहा था। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसके थ्रू भी गवर्नमेंट को ही ज़्यादा फायदा हो रहा होगा और एरिया सी उसके पास चला जाएगा। फर्स्ट में एरिया सी किसके पास जा रहा है? उस इम्पोर्टर के पास जिसको लाइसेंस मिल रहा है फ्रीली। सेकंड में ऑलमोस्ट जो फायदा आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास आ रहा है। और थर्ड में वो कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट एलोकेट द लाइसेंस टू इम्पोर्टर्स थ्रू एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स दैट रिक्वायर द यूज ऑफ सब्सटेंशियल रिसोर्स। अब इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सिर्फ उसको लाइसेंस मिलेगा जिसके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। मतलब आप कह रहे हो कि भाई मुझे फला रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, तो क्या आपकी इंडस्ट्री इतनी लार्ज इंडस्ट्री है, इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि आपको इतना इंपोर्ट करने की ज़रूरत है? तो अब इसमें इंडस्ट्रीज और प्रोड्यूसर्स लाइसेंस लेने के चक्कर में क्या करते हैं कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। मतलब ज़बरदस्ती जो है वो एक अपनी रिसोर्सेज लगाकर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हैं, तो इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे होते हैं। इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा जो है वो इस मेथड के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। फिर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह के साथ बैठ रहे होते हो, आपकी कोशिश होती है कि भाई आपको किसी तरीके से लाइसेंस मिल जाए, और फिर इसमें वही रिश्वत वगैरह वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं कि भाई लाइसेंस लेने के चक्कर में आप अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो कि किसी तरीके से आपको गवर्नमेंट लाइसेंस दे दे। इस वजह से ये मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि एरिया सी का कुछ पार्ट तो वेस्ट हो गया है ना, क्योंकि वेस्टफुल जो है वो उस पे लग गया कि आप रिश्वत और इन सब चीज़ों में इनएफिशिएंट तरीके से जो है ना वो स्पेंड हुआ एरिया सी। तो इसी वजह से अगर आप थर्ड मेथड के थ्रू कोटा लगा रहे हो तो वो टैरिफ के मुकाबले में इनएफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। उसमें आपको प्रॉपर देखें भाई, फर्स्ट में फायदा इंपोर्टर के पास गया, सेकंड में गवर्नमेंट के पास जा रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है कि वो बकायदा प्रॉपर वे में गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा। आप रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर ताकि गवर्नमेंट वो देखते हुए उनको लाइसेंस दे दे, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, रिश्वत वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो दी जा रही है। तो इस ये कोई प्रॉपर वे में जो है वो किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसी वजह से इसमें रिसोर्सेज का बड़ा वेस्टेज होता है, और हम कहते हैं कि अगर आप अपनी इकोनॉमी में कोटा को लगा रहे हो यूजिंग दिस थर्ड प्रोसीजर, तो इन दैट सिनेरियो टैरिफ ज़्यादा बेहतर है कोटा से। ठीक है, ये वाला सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। अगर हम पूरी इकोनॉमी की नेशनल वेलबींग को जहन में रखते हुए सोचें तो ये मेथड ज़ाहिर है कुछ को जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहा है, और भी गलत तरीके से। तो ये मेथड जो है वो आपका सही नहीं समझा जा रहा होता। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो फ़िलहाल इसके हम दो पार्ट्स कर लेते हैं। हमने ऑलमोस्ट कोटा के हवाले से डिस्कस कर लिया है। जो लार्ज इंपोर्टिंग कंट्री है वो उसमें ऐसे कोई ख़ास डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। जस्ट ये है कि उसमें प्राइसेस आपकी जो है वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जब आपका इम्पोर्ट स्मॉल जो आपका सॉरी इंपोर्टिंग कंट्री है जब अपनी इंपोर्ट को कम करता है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाकर, तो उससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर्स उनके दरमियान कंपटीशन क्रिएट हो जाता है कि कौन इंपोर्ट करेगा। जो रिस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट है वो किस किसको इजाज़त मिलेगी, ठीक है, कि वो उस कंट्री को बेचे, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरी सजेशन है कि उस ग्राफ को एक दफ़ा आप लोग खुद ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, और इन केस के आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो उसकी भी हम एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। इंशाल्लाह जो पार्ट 2 होगा वो अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स पे होगा, जिसमें हमारे पास वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा हम